नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सहारण आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक नई शुरुआत कर जा रहे हैं जिसके अंदर आपकी लगभग डेली क्लासें रहेगी। वो आप पे डिपेंड करता है आपके कमेंट और आपके कमेंट लाइक कितने आप दे पाते हो, क्योंकि जिस तरीके से आपको एक मोटिवेशन देने का काम करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज करते हैं, उसी प्रकार हमें भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी होती है लाइक और कमेंट। अगर आपके बढ़िया और बढ़िया रिस्पांस रहता है तो हम रेगुलर चलेंगे इसी तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से। बढ़िया क्लासें रहेगी, 20-30 मिनट की क्लासों का कोई चक्कर नहीं है। अपनी क्लासें लंबी रहती है। आपने अगर कोर्स से जुड़े हो तो आपको पता होगा, आप पहले भी हमसे जुड़े हैं तो पता होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और नंबर भी आपके हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, जो अच्छे तरीके से जानते भी हैं। सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर पढ़ाई की बातें होगी। कुछ वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, उसके बाद हम लाइव स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपका बढ़िया रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा तो लाइव क्वेश्चन किया करेंगे डेली। और फुल आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका रहेगा और जो करवाने का हमारा जो तरीका रहेगा वो सेम इस तरीके से रहेगा। भी हम एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को देखेंगे, वहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कौन से बन सकते हैं। यानी कोई एक चैप्टर का एक कंसेप्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी रिवीजन का तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका ये माना जाता है, वो आपके लिए चुना है सबसे बेस्ट। यानी क्वेश्चन एक आया, उससे हमने 10-15 क्वेश्चन को रगड़ दिया, इससे बेस्ट तरीका रिवीजन का कोई तरीका नहीं माना जाता। ठीक है, तो उसके साथ हम शुरुआत करते हैं आज की। बहुत ही बढ़िया, कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, दिमाग में छप जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही धीरे धीरे हम वहां तक हर क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं है भी, क्योंकि पिछली बार हमने क्या देखा था। देखो, पेपर हुआ था एलएम का, मैं आपको बता देता हूँ। एलएम का जब पेपर हुआ तो उसके अंदर 70 क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रीशियन से। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में से जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे वो 65+ क्वेश्चन मैंने वीडियो डाल रखे यूट्यूब पे, स्क्रीनशॉट लेके भी। 65+ क्वेश्चन जो हमारे कोर्स से जुड़ा था या किसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़ा था, तो उन्हें 65+ क्वेश्चन यहाँ से पढ़े हुए नजर आए थे। ठीक है, वीडियो भी डाल रखी है। तो आप भी इसी तरीके से आगे भी कोई भी एग्जाम आप दोगे तो उसके अंदर आपको सारे डेटो क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हमने मेहनत इतनी की है, वो मेहनत है। ठीक है, और आपकी मेहनत भी किस तरीके से आप कर पाते हो। बस पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करवाने का तरीका देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, उसके बाद बात कीजिए। ठीक है, आज के लिए ये पहला लेक्चर था, इसलिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी था आपको। और आगे बिल्कुल सीधा चलेंगे किस पे, बात पे। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी यूनिट क्या है, यानी उसकी इकाई क्या है। क्वेश्चन तो एक था। ठीक है, सबको पता है एम्पियर किसकी इकाई है। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, करंट की इकाई है। एम्पियर किसकी है, करंट की। वोल्ट किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ईएमएफ की, पोटेंशियल की, विभव की। ठीक है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है जी। ठीक है, वाट किसकी इकाई है, तो हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर यानी शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है। कूलम्ब किसकी इकाई है, तो आपका आंसर मिल गया है, चार्ज की इकाई। किसकी इकाई है, चार्ज की, यानी आवेश की इकाई है। छोड़ दो, हमें नहीं पता जी। ठीक है, आंसर जानना था, जान लिया, क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन अब आइए आप हमारे साथ, आवेश बात करते हैं। आवेश की, आवेश क्या है जी, चार्ज। किससे लिखते हैं जी, क्यू से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, किसी भी वस्तु पे आवेश किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 माइनस जरूर लिखना, 10⁻19 कुलाम चार्ज होता है। क्लियर है। क्यू जो होता है ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और इसके बारे में किसने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया था, फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, आवेश के बारे में सबसे पहले कब बताया था, 600 ईसा पूर्व की बात है। किसने बताया था, पूर्व।
थेल्स ने बताया था। और थेल्स की बात करें तो थेल्स ने कौन से आवेश के बारे में बताया था? स्थिर आवेश यानी स्थैतिक आवेश के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में? स्थैतिक आवेश के बारे में बताया था। आपको पता है सबको? ठीक है। आवेश जो है इसकी इकाई की जब हम बात करते हैं, 2-3 इकाई इसकी आपको पढ़ना जरूरी है। इसकी इकाई एक तो होती है कूलम। ठीक है, कूलम। और यहाँ से देखिए आप, Q बराबर होता है IT। I का मतलब करंट है और T का मतलब समय। तो एम्पियर सेकंड भी इसकी क्या होती है? एक इकाई होती है, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को ही हम क्या लिखते हैं? सामूहिक रूप से इसको ही हम क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम, C से लिखते हैं। दूसरा होता है जी Q आवेश, इसकी एक फेराडे भी इकाई है। फेराड नहीं, फेराडे इकाई है। फेराडे इसकी क्या होती है? कि बड़ी इकाई होती है। क्या होती है? बड़ी। और एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है। क्यू बराबर आपको 2-3 मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक तो IT से निकलता है और एक आवेश हमारा NE से निकलता है। आगे चल के सारा सारा एक होता है CV। CV मतलब C यहाँ धारिता है, V यहाँ वोल्टेज है। तो ये होता है जी। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है जी? पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार का होता है। ठीक है। पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों समान है। क्या है? समान आवेश है। तो उसके बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। रिवीजन का बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग प्रकार के हैं, तो यानी असमान आवेश है, उसके बीच में क्या होता है जी? आकर्षण होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। कूलम नहीं, एम्पियर सेकंड भी आ जाए तो बता दोगे। फेराडे किसकी इकाई है तो भी आप बता दोगे। ठीक है, एम्पियर सेकंड, फेराडे। पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दो आवेश जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी वस्तु पे क्या होता है? आवेश होता है। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है तो नेगेटिव आवेश आ जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर है करते जाएंगे। क्लियर है? एक कूलम होता है जी। एक कूलम क्या होता है? अभी भी बताया था, Q बराबर IT होता है। ठीक है। अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में बह जाती है तो क्या होता है? 1 कूलम आवेश होता है। क्या होता है? 1 कूलम आवेश होता है, ये हमें पता है। ठीक है ना। Q बराबर NE होता है। यहाँ N किसको रिप्रेजेंट करता है? या स्टैंड फॉर, तो आप कहोगे जी इलेक्ट्रॉन की संख्या को। किसको करता है रे? इलेक्ट्रॉन की संख्या को। और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E का मतलब यहाँ है 1.6 गुणा में 10⁻19 कूलाम है। क्लियर है? तो किसको? IT हो जाएगा। Q बराबर हमने एक और बताया था आपको, CV। C का मतलब है कैपेसिटेंस यानी धारिता। क्या होता है? धारिता। और V यहाँ पर है वोल्ट। तो ये भी एक फार्मूला बनेगा, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। क्लियर है? क्योंकि हमें इस चीज़ का ये भी पता है, I जो है करंट क्या होता है? Q बटे में T। यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। दर कैसे निकाल जाती है? समय, यानी कितना आवेश कितने समय में प्रभावित हो रहा है। अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित हो जाता है तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट होता है। क्या होता है? 1 एम्पियर करंट होता है। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो आप कहोगे जी ये तो करंट कहलाती है। ठीक है ना। क्या कहलाती है? करंट यानी धारा कहलाती है। और धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एमीटर। और एमीटर को हमेशा आप किस में लगाओगे? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। क्या होता है? निम्न। बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। ठीक है। धीरे धीरे इतना कुछ दिमाग में घूमने लगेगा रे, इतना कुछ घूमने लगेगा भी आप कहोगे इलेक्ट्रिशियन ही घूम रही है दिमाग में, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना। बिना टाइम आप चाहते हो भी हो जी, टाइम तो है ही नहीं, तो भैया नौकरी भी नहीं है। स्पष्ट है, सीधी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? क्लियर हो गया? विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित लगभग मिलता जुलता है। पहली बात तो कूलाम का नियम क्या है?
कूलाम का नियम है आवेश के लिए। ठीक है, कूलाम ने नियम दिए थे दो, एक पहला एक दूसरा। उसमें पहले मैं बताया भी आकर्षण जो समान आवेश जो है उनमें प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। अगर आकर्षण है, दो असमान आवेश है और उसके बीच में जब आकर्षण हो रहा है तो लगने वाला आकर्षण बल किसके बराबर होगा, या दो असमान आवेश समान आवेश है और उसके बीच में जब बल लगेगा तो वो किसके बराबर होगा, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई। पहली बात तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम लॉ किसके लिए था, तो आवेश के लिए था। ठीक है, आवेश के लिए था। और आवेश हमें पता था, समान आवेश क्या करते हैं, समान आवेश, समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण करते हैं। तो इनके बीच में कौन सा बल होगा, रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल जो होगा वो किसके समान होगा, इसके बारे में पता करेंगे। असमान आवेश जो है, असमान आवेश क्या करते हैं जी, आकर्षण करते हैं। और इनके बीच में जो आकर्षण के कारण बल लगेगा वो कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। वो किसके बराबर होगा, ये बात किसने बताई थी, कूलाम ने बताई थी। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स जो होता है, फोर्स का मतलब बल जो होता है, वो किसके है, समानुपाती है। Q1 Q2, दो आवेश रखे हैं समान या असमान, उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो किसके समान होगा, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, जब हम ये साइन हटाते हैं, समानुपाती का साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का, तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, वो है K। तो K Q1 Q2 ये फार्मूला हो जाता है पूरा। क्लियर है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपके, बहुत सी चीज़ें और निकल के आई जिसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, पता तो चल गया होगा लेकिन वो भी आगे। ऐसा नियम आपने कहाँ देखा होगा, तो फोर्स जो होता है न्यूटन के नियम के अनुसार जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, और उसके साथ में मास 1 गुणा मास 2, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बटे में उसकी दूरी। तो ये सेम का सेम किसके दिखाई देता है, आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के समान दिखाई देता है। बोलो जी ठीक हो गया ये तो। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आती है, तो के बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, ये निकल के आता है जी। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता, परमिटिविटी, विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता जो होती है वो किसके लिए, निर्वात के लिए। तो उसका मान याद रखना ये बात भाई। ठीक है, उसका मान होता है 8.85 गुणा में 10⁻12 फेराड पर मीटर। क्लियर है, ये मान याद रखने आपको। ठीक है, इप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव यानी सापेक्ष विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता बोल देते हैं, विद्युतशीलता। इसका मान होता है निर्वात हवा के लिए 1 लिया जाता है। क्लियर है, 4 पाई हो गया आपका। और इस के की वैल्यू हम निकालते हैं तो टोटल निकल के आता है 9.1 गुणा में 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर उन्नीस नहीं था या भाई, कूलाम है स्क्वायर। ये कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पे इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ये निकाल देंगे। निकालेंगे कहाँ को, जब पढ़ाते हैं इसको पूरा डिटेल से तब निकालते हैं, तो ये हो जाएगी जी आपकी। ठीक है, क्यों, यहाँ पे क्या है, आवेश है, आर स्क्वायर क्या है, दूरी है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाए तो लगने वाला बल किसके समानुपाती है, तो आप कहोगे जी क्यों, दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आगे आगे बताएंगे आपको, क्लियर हो जाएगा। तो किसके समान है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत। ठीक है,
गति के नियम थे, 3 नियम थे, वो उनको नहीं पढ़ना है हमें। गॉस प्रमेय अलग हो गया, गॉस प्रमेय ही कूलाम के नियम को आगे क्या करता है, जो है प्रतिपादित या उसको व्याख्या करता है, ठीक है। और कूलाम के नियम की बात करें तो ये किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। रिवीजन का बेस्ट तरीका हो तो बताना, अगले में हम बदल देंगे, नहीं तो पॉइंट चार्ज के लिए, लंबी दूरी के लिए लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें आगे आपसे पूछी जाएगी, आप बता दोगे, हो जाएगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा भी सही है क्या, तरीका सही है, उस हिसाब से चलेंगे। जो आपको पसंद है वो करवा देंगे, लेकिन हमें जो पसंद है और पेपर में जो आएगा, पसंद ना पसंद की बात ही नहीं बनती है, पसंद ना पसंद की बात ही नहीं होनी चाहिए। आपको पसंद है वो पेपर में नहीं आएगा, मुझे पसंद है पढ़ाना, जो पढ़ाऊंगा मैं वो पेपर में नहीं आएगा। पेपर में जो आएगा वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती है ना वो पढ़ना है हमें, ठीक है। पसंद नापसंद की बातें होती है जब आप शादी करते हो, वहाँ पर आप पसंद नापसंद देखिएगा। ये क्वेश्चन है न आपके हैं न हमारे हैं, ये इलेक्ट्रीशियन के हैं जो पेपर में आएंगे, और इसलिए इसको बढ़िया तरीके से करवाया जा रहा है। अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक कैप्सूल ऐप के ऊपर, जहाँ पर आपको पूरे के पूरे रिकॉर्डेड, ठीक है ना, क्रैश कोर्स के साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से समझाए हुए मिलेंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये रहा, ये PYQ बैच है, रिकॉर्डेड वीडियो है, 10,000 प्लस इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन इस तरीके से करवाए गए, यानी पूरा रिवीजन साथ साथ में। अगर आपको रिवीजन करना है तो इसके साथ जुड़िए, ठीक है। रिवीजन करना आपके कंसेप्ट क्लियर तो इसके साथ जुड़िए। इसमें क्रैश कोर्स भी है साथ में, ठीक है, क्रैश कोर्स भी है। और ये वो कोर्स है जिसके अंदर पिछले 90% बच्चे जो इस कोर्स से जुड़े थे वो सारे के सारे 90% सेलेक्ट हो चुके हैं। 5-4% तो भैया कोर्स भी ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है, तो वो सेलेक्ट कहाँ से होंगे। दूसरा ये है, जीरो से स्टार्ट करना, आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है तो इसके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। BSPCL का है, ठीक है, पूरा का पूरा बिल्कुल नॉर्मल से, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और सारे चैप्टर हैं, 18 टॉपिक जो आपके हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपको करवाए गए हैं, तो कोई भी अपना जुड़ सकता है। बाकी ठीक है, बताना ज़रूरी होता है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। बहुत बड़ी समस्या आई थी पिछली बार, बोले जी हमें तो पता ही नहीं था। लो जी, अगला क्वेश्चन है, अणुभार मॉलिक्यूल मास जो होता है वो संख्या है किसके बराबर है, ठीक है ना। नंबर जो बताइए, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मेरे को एक बात बताइए, अणु होता क्या है, छोड़ दीजिए। एक आपने सुना होगा परमाणु, परम अणु परमाणु से मिलकर बनता हो, 2 या अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु है, पदार्थ, ठीक है। अणु से क्या बनते हैं, कण बनते हैं जी, ठीक है। कण से क्या बनता है, एक पूरा पदार्थ बनता है जी, ठीक है। और पदार्थ आगे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 पदार्थ मुख्य होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आगे आगे पढ़ते जाएंगे, चौथा प्लाज्मा, 5वां BEC, वो छोड़ दो। परमाणु अणु, ठीक है, यानी परमाणु संख्या किससे मापते हैं जी, X। आपने लिखा होगा, बाहर कहाँ उठाते हैं, सर के ऊपर उठाते हैं, तो P+N, यानी यहाँ पर बाहर लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा जाता है, ऐसे लिखो, ठीक है। तो एक तो होता है मास, यानी जिससे हम क्या लिखते हैं, क्रमांक तो लिखते हैं हम A से, ठीक है, और इसको लिखते हैं Z से। तो Z बराबर होता है P+N, और ये किसकी वैल्यू होती है, P की। जो परमाणु में हम भार जिससे मापते हैं उसी से हम अणु के अंदर भी हम क्या करते हैं, अणु का जो भार होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन की संख्या उसके अंदर क्या है, उसका क्रमांक होती है। क्लियर है, तो पहला ही क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन। कई बार क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ये परमाणु है, छोटे से छोटा कण है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता,
अणु है इसको विभाजित किया जा सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता जी। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु वो छोटे से छोटा कण है जिसके अंदर पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर है। तो ये होता है जी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या अणु भार या परमाणु भार भी है, या द्रव्यमान भी कह देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या जो है वो क्या कहलाती है, तो परमाणु क्रमांक कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्लियर है। इसको ऐसे लिखा जाता है ए, तो ऊपर लिखा जाता है पी प्लस एन जो होता है, बाहर हम सिर पे उठाते हैं तो पी प्लस एन, और ए हम क्रमांक, ये क्या होता है, क्रमांक एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको। अलग अलग होता है, जैसे आपने C6 ये सुना होगा। ठीक है, यानी इसका कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक 6 है, उसका भार कितना है, 12 है। आपने हाइड्रोजन सुना होगा, परमाणु क्रमांक कितना है और परमाणु भार कितना है। आपने हीलियम सुना होगा, ठीक है ना, आपने क्या सुना होगा, हीलियम। क्लियर है, तो हीलियम सुना होगा। अलग अलग चीज़ है, जैसे आपने ऑक्सीजन होगा 8 16 ऐसे लिखा, तो परमाणु भार ऑक्सीजन का कितना है, 8, और क्रमांक कितना है, सॉरी भार कितना है, 16, और क्रमांक कितना है, 8 हो जाएगा। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, यानी एटम जो है उसके अंदर 3 प्रकार के कौन से हैं जो कण पाए जाते हैं, पार्टिकल कौन से इसके अंदर जो इसके अंदर पाए जाते हैं। हमें पता है परमाणु क्या होता है, परमाणु, ठीक है, परमाणु को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक को कह देते हैं ऑर्बिट कह देते हैं, या सेल कह देते हैं। ठीक है, सेल में क्या पाए जाते हैं जी, सब सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सब सेल। और सब सेल में पाए जाते हैं ऑर्बिटल। क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक होता है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस जो है वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 3 आपके मुख्य पाए जाते हैं। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है स्थायी कण कौन से हैं, तो वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कई बार पूछ लिया जाता है अस्थायी कण कौन से हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिनो, आपने फोटोन सुना होगा, पॉजिट्रिनो, और आपने मेसान वगैरह, ये क्या होते हैं, पाए जा भी सकते हैं, नहीं भी पाए जा सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी एटम के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, स्थायी कण बोलते हैं। और ये जो नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, तो इनको अस्थायी कण कहा जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो कौन से कण हो गए आपके, एक कण हो गया प्रोटॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक हो गया न्यूट्रॉन। आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो कक्ष के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, या नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। क्लियर, आगे सारी बातें क्लियर करते जाएंगे धीरे धीरे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। सारे क्वेश्चन साथ साथ में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिएगा, किसी भी दुनिया के किसी भी एग्जाम को 70% क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक मिलेंगे, और वो हमेशा बच्चे पीछे रह जाते हैं जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, और वो आगे बढ़ जाते हैं और एडवांस दे न्यूमेरिकल पेलते हैं। दे न्यूमेरिकल पेलने से क्या होगा, अभी आपका 10% ही आप भागीदार होंगे किसी एग्जाम में, 10% ही न्यूमेरिकल आप ज़्यादा कर रहे हैं और बाकी चीज़ें छोड़ रहे हैं। और कोई भी एग्जाम उठा के 70%, लगभग 60-70% क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आते हैं। ठीक है, इजी लेवल के होते हैं, वो होते तो हैं लेकिन आते हुए गलत हो जाते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं ये, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो क्वेश्चन ये होते हैं, और वो आपका सिलेक्शन रोक देते हैं। मुश्किल क्वेश्चन मैंने देखा है, ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो सही से कराता है, लेकिन आसान क्वेश्चन गलत कराता है। उसका कारण यही है क्योंकि वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस
में डाल लेता है। भाई ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया, भाई ये तो मुझे आता है, मुझे आता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका रिवीजन नहीं करता और वो भूल जाता है। पेपर में वो सोचता है ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो कुछ होता नहीं। फिर होगा क्या, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो जो टीचर पढ़ा रहा है, आप किसी भी टीचर से क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी टीचर की जो वीडियो देख रहे हैं, किसी टीचर का आपके पास कोर्स है, उसकी एक एक बात को सुनिएगा, क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है ना, उसका एक्सपीरियंस है, और वो उस चीज़ को जो बता रहा है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं थी उसको। ठीक है ना, क्योंकि कोर्स 60 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, कोर्स 40 घंटे में ख़त्म हो सकता है, कोर्स में 180 घंटे लग सकते हैं, और शक्ति बैच है ना 170-80 घंटे का है। ठीक है। तो उसके अंदर एक चीज़ छोड़ी नहीं है, क्वेश्चन बाहर आ जाए मजाल थोड़ी ना है। ठीक है। तो ये बात है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है, मेहनत करवाने में, अब क्वेश्चन लगाने में भी टाइम लगता है और क्वेश्चन करवाने में भी टाइम लगता है, क्वेश्चन को सेट करने में टाइम लगता है, यानी इसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत होती है। आप एक क्वेश्चन देख रहे हो भी इतना स्पीड से हो गया, ये हो गया, उसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत होती है। ठीक है। और आप कुछ महीनों में इसको मतलब ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप मतलब इतने खुश नसीब है, भी आपको टीचर मिल रहे हैं, और ऑनलाइन का ज़माना हो गया, आपको कंटेंट मिल रहा है, जो आप चाहते हैं वो कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप बहुत खुश नसीब हो। ठीक है ना। नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे आप फिटर वाले देख लो, मैकेनिकल वाले देख लो, वेल्डर वाले देख लो, पोस्टें आई हुई है, कंटेंट नहीं है उनके पास, पढ़ें तो पढ़ें क्या। ठीक है ना, पढ़ें तो पढ़े क्या, दिक्कत वहाँ हो गई अब। ठीक है। और आप तो खुश नसीब हो भी, आपके पास पोस्टें भी बहुत ज़्यादा आती है आपकी, और ठीक है, पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत हैं। ठीक है, जिसकी समझ में आए वहाँ से रगड़ना शुरू कर दो। एक सहवाग, सहवाग का मतलब है कंडक्टर चालक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारित करता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन आवेश में इतना चार्ज है तो 30 सेकंड में। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, इसने कुछ नहीं कहा भी एक चालक में से, क्वेश्चन को आसान बनाइए, एक चालक में 0.2 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, और 30 सेकंड तक प्रभावित होती है, और यहाँ पर बताया भी इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम आवेश है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, ये कह रहा है भी कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर 2-3 क्वेश्चन आपके करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो सबको पता है, -1.6 गुणा 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, अगर मुझे 1 कूलम आवेश प्रभावित करवाना है तो मुझे पता है 6.25 गुणा में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मुझे प्रभावित करवाने पड़ेंगे, तब 1 कूलम आवेश होगा। ठीक है, या नहीं पता है तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, Q बराबर NE से निकलता है जी। ठीक है, किससे निकलता है, NE से निकलता है। और आवेश दूसरा हमारा क्या होता है, IT होता है, करंट गुणा समय। ये 2 फार्मूले आपके, इसको हल करेंगे क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास करंट कितना है, तो हमारे पास है करंट कितना है, आई से लिखेंगे करंट 0.2 एम्पियर। क्लियर है। आवेश आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, समय कितना है, टी कितना है, तो आप कहोगे 30 सेकंड। कितना है, 30 सेकंड। तो हमें पता है, हमें निकालना है आवेश पहले, क्योंकि हमें आवेश की आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि और तो फार्मूला है ही नहीं कोई, तो सीधा सीधा हम तो जा नहीं सकते भी इससे फार्मूले से गुणा करते हैं भी इतने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, आवेश, और इलेक्ट्रॉन का हमारे पास है तो एन हमारे पास है, आ जाएगा, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यू बराबर कितना है, आई टी है जी। आई कितना है आपके पास, 0.2 एम्पियर, और गुणा में कितना है जी, 30 सेकंड समय, समय कितना है 30 सेकंड। तो क्यू बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 दूनी 6 कूलम, यानी 6 कूलम चार्ज है भी। इतने 30 सेकंड में अगर 0.2 एम्पियर करंट का प्रवाह हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा प्रवाह कितने आवेश का हो रहा है, 6 कूलम का हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 कूलम का। अब हमें पता है Q हमारे पास है जी 6 कूलम, क्लियर है। N हमें निकालना है जी, और E हमारे पास है 1.6 गुणा में, धीरे धीरे अपना आप फॉरवर्ड हो जाओगे, ये हमारे पास अब आ गया। ठीक है, हमें पता है Q बराबर NE होता है, और N बराबर Q/E होता है, यही है भी। E इधर रख लो,
सो एन इधर रख लो, इसके नीचे ही लेके चले जाओ। तो हमारे पास एक फार्मूला आया, थोड़ा सा ढंग से कर लो, अगला क्वेश्चन स्पीड से कर लेंगे आप। एन एन बराबर है क्यू बटा ई। क्यू कितना है हमारे पास, आवेश कितना है हमारे पास, 6 कूलाम है जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ई पे कितना चार्ज है, देखो 1.6 ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 1.6 गुणा में 10⁻19, ये है। भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा देखो, 1.6, तो इसका आंसर आएगा 16×3=48, 16×4=64, 16×3=48। ठीक है, तो इसका 10 यहाँ से ले चलो 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 चलो, क्लियर है, बटे में 16, और इसको अलग ही लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। चलो इसको अलग ही लिख लो। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 16×3=48, 3 पॉइंट, ठीक है, 7×5 गुणा में 10⁻19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की प्लस हो जाएगा। ये आंसर कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। ठीक है, कैलकुलेशन बिठा लेना, बाकी आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ऊपर जाएगा प्लस का हो जाता है। ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है माइनस की हो जाती है, वो थोड़ा सा मैथ आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। तो आपका आंसर आपके पास है, ये रहा, क्लियर है। शुरू के कोई भी चैप्टर उसके 10-15 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कर दें, उसके बाद आप 500 क्वेश्चन कर लेना, इतनी स्पीड से कर पाओगे, मज़ा ही आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आ गया देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, चलो ठीक है जी, सी होता है, तो यदि परिपथ में 1.6 एम्पियर धारा है तो 1 सेकंड में परिपथ में प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। कुछ नहीं, इसके अंदर हमें दो तीन चीज़ें मिली, 1.6 गुणा में 10⁻19 मिला कूलाम, दूसरा हमें धारा मिली यानी करंट मिला, और करंट कितना मिला, 1.6 एम्पियर। बस, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, इसने पूछा इलेक्ट्रॉन यानी ई कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने बहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन हमें पता है क्यू बराबर एन ई होता है और क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक है, अब हमारे पास 1.6 एम्पियर है और 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो क्यू देखिए यहाँ पर कर लीजिए, आई कितना है हमारे पास 1.6, कितने सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड में, समय कितना है 1 सेकंड है, ये भी तो है। टी बराबर क्या हो गया 1 सेकंड, ये देखो ये लिखा हुआ, कई बार संख्या नहीं लिखी होती, सीधा इस तरीके से भी लिखा जाता है, 1 हो गया, तो क्यू बराबर हमारे पास 1.6 कूलाम आ गया। वही सेम क्वेश्चन है देखो, अब इसको हमें करना है क्यू बराबर एन ई से, तो एन हमें निकालना है, और क्यू हमारे पास कितना है 1.6, ये देखो आया हुआ है। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा में 10⁻19 गुणा में कुछ है ही नहीं, बस इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 1.10⁻19, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस का 19 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे तो क्या होगा, इतना करंट प्रभावित हो जाएगा 1 सेकंड में। तो ये है, ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, निकल गया, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। महात्मा हो, आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, यानी चार्ज एटम है उसको क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात पूछी है। चार्ज एटम को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ भाई। हेलो।
मॉलिक्यूल, आयन कक्षा, नाभिक। एक बात याद रखना, सामान्य जो एटम होता है ना, यानी जो प्रकृति के अंदर एटम होता है नेचुरल, उस पे कोई आवेश नहीं होता, यानी वो क्या होता है, आवेशहीन होता है। ध्यान रखना। और आवेशहीन होता है, आवेशहीन होने का कारण है उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, याद रखना। ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने पर इस पे क्या आ जाता है ये, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 गुणा में 10⁻19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना ही होता है, 1.6 गुणा में 10⁻19 कूलम। फर्क कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव का है। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जब समान होते हैं, मान लो 1 है और -1 कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा, 0। ठीक है, यानी इसको पॉजिटिव है और इसमें से ये मैं घटा दूं तो इसका जो कुल चार्ज आएगा, टोटल चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कोई भी चार्ज नहीं होगा, आवेशहीन होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। क्लियर होगी ये बात, तो आपने सुनी भी होगी सामान्यतः नेचुरल जो एटम है उसमें। अगर सीधा एटम भी कहे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, आवेश समान होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत प्रकार का होता है। बस दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसा हो जाए भी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, देखो प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, वो तो नाभिक के अंदर अपना आराम से बैठा है, जगह जमाए। इलेक्ट्रॉन फुदक फुदक करते इधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। मान लो किसी के अंदर मान लो 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ने छलांग लगाई और बाहर चला गया, यानी यहाँ पर कितने बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन तो रहेंगे रहेंगे। अब एक बात बताइए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नॉर्मल सी बात है। भी आप कह दो 3 तो पॉजिटिव का है और 2 नेगेटिव का है, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। और मैं ये कह दूँ 3 नेगेटिव का है और 2 पॉजिटिव का है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव 1 आएगा। यानी आवेश नेगेटिव वाली चीज़ ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाली चीज़ ज़्यादा हो जाए पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 9 हो गए, और प्रोटॉन कितने हो गए, 10 हो गए। पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया, तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यही बात सेम हो जाए भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो 11 हो गई और इसकी संख्या कितनी थी, प्रोटॉन की 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। अब बताइए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ ज़्यादा है। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। यही होता है जब एटम क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे, तब प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और जब एटम क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, पहले बराबर थे, त्याग दिया एक कम इलेक्ट्रॉन, ग्रहण किया एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन से। ठीक है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, P पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एटम बोल देंगे इसको। ठीक है, और इसको नेगेटिव चार्ज एटम बोल देंगे इसको। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगर एटम पे चार्ज है कोई भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं जनाब। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एटम पे चार्ज है तो उसका मतलब वो एटम नहीं, आयन है। क्लियर है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, कौन सा आयन होगा। ठीक है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कौन सा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव है तो धन आवेशित परमाणु होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ऋण आवेशित।
क्लियर है। और धन आवेशित परमाणु को कहा जाता है धन आयन। क्या बोला जाता है? धन आयन। और इसको क्या बोला जाता है? ऋण आयन। ऋण आयन। धन आयन को हम बोलते हैं कैटायन, ये जरूर याद रखना। और इसको बोलते हैं हम एनायन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आयन से। ठीक है, धन आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन। और ऋण आयन को हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। धन कैटायन के अंदर क्या होगा, तो इसका मतलब होगा प्रोटीन ज़्यादा प्रोटीन कह रहा हूँ, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। यानी इसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन एटम ने ग्रहण किया होगा और इसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। तब ये कोई नेगेटिविटी त्यागेगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा ना। जिस तरीके से कई बार आप में भरी होती है नेगेटिविटी, उसको त्यागने पर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपका भी सिलेक्शन चाहिए तो इस तरीके से हमें रगड़ना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? आयन। एक एक चीज़ आपकी क्लियर कर दी। अब डाउट बचा ना, तो इसका मतलब आपका ध्यान और किधर ही था। क्लास लंबी चलेगी, मज़ा आए। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? देख लो, विद्युत धारा। वोल्ट तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई है। जूल हमारी ऊर्जा की इकाई है, या ऊर्जा उष्मा की भी इकाई यही है, हीट की एनर्जी की इकाई है जी। ठीक है। ओम हमारे प्रतिरोध की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। और किसकी है जी? प्रतिघात की। किसकी है? प्रतिघात की। और इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा की। किसकी इकाई है? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस की इकाई। और किसकी इकाई है जी? धारितीय प्रतिघात की। धारितीय प्रतिघात की। ठीक है, एक होती है प्रेरकीय प्रतिघात। किसकी इकाई है? प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एल कहते हैं। और इसको हम एक्स सी कहते हैं, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बोलते हैं। इसको हम जेड से लिखते हैं, याद रखना। इसको हम एक्स से लिखते हैं और इसको हम आर से लिखते हैं। तो इनकी सभी की इकाई ओम होती है। एम्पियर इकाई किसकी है? तो आई यानी करंट की इकाई है। आई क्या होता है जी? धारा के प्रवाह की दर, सॉरी, ठीक है ना। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं। तो कूलाम पर सेकंड आपसे पूछ ले, कूलाम पर सेकंड किसकी इकाई है? कूलाम पर सेकंड किसकी इकाई है? तो वो भी इसकी इकाई है आपकी करंट की। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो धारा के प्रवाह की दर को हम एम्पियर कहते हैं। अगर एक कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रभावित हो जाता है तो हमारा एक एम्पियर धारा होती है। धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एमीटर। और इसको हम हमेशा सीरीज में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। ज़्यादा धारा मापने के लिए, बहुत ज़्यादा धारा मापने के लिए हम करंट ट्रांसफॉर्मर, सीटी यानी करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। क्लियर है? बहुत ज़्यादा धारा मापने के लिए। चलो इतना ठीक है। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा? एम्पियर आ जाएगा। ओम का पूछ ले, किसी का कहीं से पूछ ले, रगड़ दोगे आप। बस 10 एक लेक्चर देखोगे ना, उसके बाद तो आप इतने ब्लेड जैसे हो जाओगे, जिस तरीके से मतलब ब्लेड होती है। ये पोटेंशियल ईएमएफ
इतना तो आपको बार बार रिवीजन करा देंगे। टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल की इकाई ये होते हैं। क्यों विद्युत की मात्रा जानने के लिए, विद्युत की मात्रा पूछ लिया आपसे ना, विद्युत की मात्रा आवेश को ही कहते हैं। ठीक है, तो आप सूत्र बताइए। तो क्यू बराबर क्या होता है, एक तो आई टी होता है, आई टी देख लो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हो, ये रहा। यानी किसके बारे में पूछ रहा है, ये आवेश के बारे में। ठीक है, और भी सूत्र है इसके। क्यू बराबर याद करवा देंगे साथ साथ में, क्यू बराबर एन ई और क्यू बराबर आई टी, रगड़ते चलो साथ साथ में। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास प्रोटॉन होता है और हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ ले तो किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की पूछ ले तो किसने की थी, तो एक इसका नाम दिया था, अरे नाभिक की खोज की थी जिसने, जेम्स चैडविक ने तो इसकी खोज की थी। गोल्डस्टीन ने नाम दिया था भाई, याद आ गया, गोल्डस्टीन ने क्या दिया था, प्रोटॉन को नाम दिया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, अरे रे 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 रे, चैडविक ने। गोल्डस्टीन ने, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई। ठीक है, नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था भाई। किसने दिया था, क्योंकि इसने क्या की थी, नाभिक की खोज भी की थी। नाभिक की खोज किसने की थी आपसे पूछ ले, नाभिक की खोज किसने की, प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। खोज प्रोटॉन की गोल्डस्टीन है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है, -1.6 गुणा में 10⁻19 गुलाम होता है जी। अगर इसका पूछ ले भार कितना होता है, तो 9.1 गुणा में 10⁻31 किलोग्राम इसका भार होता है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑर्बिट यानी कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक है, परवलयाकार, परवलयाकार, ठीक है, पथ पर चक्कर लगाते हैं, पैराबोल, पथ पर चक्कर लगाते हैं, बस खत्म। ठीक है ना, गोल्डस्टीन ने खोज की थी, पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 गुणा में गुलाम होता है। अगर इसका भार पूछ ले तो कितना होता है, तो 1.672 गुणा में 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्लियर है, इसकी खोज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, यानी आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है, नाम से याद रख जाएगा, आवेशहीन होता है, यानी जीरो चार्ज होता है। इसकी भार की बात करें, इसके द्रव्यमान होता है 1.675 गुणा में 10⁻27 किलोग्राम। अगर सबसे हल्का पाच्छे तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर प्रोटॉन, और सबसे भारी कण पूछ ले तो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। और क्या रह गया बताइए। ठीक है, अब बता दीजिए निरावेश कौन होता है जी। ठीक है, और धनावेश कौन होता है जी, प्रोटॉन। ऋणावेश कौन होता है जी, इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या पूछा है, प्रोटॉन। बाहर भी पूछे बता देना, सबसे भारी कण पूछे तो बता देना। और कितना, 1840 गुना भारी होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। ठीक है ना, न्यूट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें लगभग समान होता है, थोड़ा फर्क है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर ये बात पूछी जाती है। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन, बीच का कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका क्या होता है, भार एक समान होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार क्या होता, आवेश एक समान होता है, लेकिन अपोजिट होता है।
अब जी हमें तो कन्फ्यूज़न हो रही है भाई, रिवीजन है ये, ठीक है ना। आपको हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले हमें थ्योरी करनी होती है। मैं हमेशा बताता हूँ थ्योरी करिए, थ्योरी के कंप्लीट नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद एक दो बार उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन के बाद आपको क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज लगाइए, ठीक है ना, टॉपिक वाइज लगाइए। और उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी नहीं की गई है, नोट्स नहीं बना रखे, रिवीजन नहीं किया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमेशा ये रहता है, सिलेक्शन पाने का पहला स्टेप जहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है ना। पहले दिन दौड़ लगाना कोई नहीं सीखता, धीरे धीरे चलना सीखता है। तो आपको चलना सीखना पड़ेगा, दौड़ आप फिर लगाओगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रही है बातें तो पहले थ्योरी कीजिए, ठीक है। किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक मतलब, ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियर, तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बता दिया ना। कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और नाभिक पर प्रोटॉन के कारण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल काम करता है, तो आप कहोगे जी नाभिकीय बल काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक जो है इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसका व्यास जो है किस में मापा जाता है, फर्मी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, फर्मी में। फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। संपूर्ण भार की बात करें, संपूर्ण भार जो है किसका, परमाणु का, वो किस में होता है, नाभिक के अंदर होता है। किस में होता है, नाभिक में होता है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। नाभिक है परमाणु से लाख गुना छोटा होता है, एक है लाख गुना, ठीक है। तो ये होता है जी। खोखला गोला, होलोस्फेयर जो होता है, ठीक है, उसमें पोटेंशियल क्या होता है, खोखला गोला जी, ठीक है। चार्ज उसके क्या होता है, यहाँ होता है, ये खोखला गोला। आपसे पूछ ले इस पे चार्ज कहाँ होता है, तो इसके ऊपर सारा चार्ज कहाँ पर होता है, सतह पर, ठीक है। आपको पूछ ले इसके केंद्र में चार्ज, ठीक है, आंतरिक भाग जो है इसका, इंटरनल पार्ट है, उसके अंदर चार्ज क्या होता है, तो आप कहोगे जी चार्ज क्या होता है, शून्य, ठीक है। सारा चार्ज कहाँ पर होता है, सतह पर होता है, सरफेस पे। इसमें आंतरिक भाग में आपसे ये पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप कहोगे जीरो, ठीक है। इस अंदर में आपसे ये पूछ ले आंतरिक भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता क्या होती है, फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फील्ड ही शून्य है तो इसमें शून्य हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछ ले विभव, आंतरिक भाग में विभव, तो आप कहोगे सतह के, क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, सतह के बराबर, इक्वल टू सरफेस, सतह के बराबर, यानी
ये सतह के बराबर होता है सारी जगह। आवेश कितना बराबर होता है, ठीक है ना, आवेश बराबर होता है। चार्ज सतह पे सारा इकट्ठा होता है, ठीक है। अंदर क्या होता है, शून्य होता है। चार्ज शून्य है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ से आएगा, फील्ड भी शून्य है। फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, फील्ड इंटेंसिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। विभव पूछे तो समान होता है सारे पे। क्लियर है, क्वेश्चन आए तो रगड़ना है, ठीक है ना, क्वेश्चन आए तो रगड़ना है। अब बात और आती है एक, ठीक है, ये जो है आंतरिक भाग, चार्ज क्या हो जाता है, बीच में शून्य और सतह पे इकट्ठा होता है। ये चार्ज के किस नेचर को दिखाता है, तो सुपरफिशियल नेचर ऑफ चार्ज को दिखाता है, फिशियल नेचर ऑफ चार्ज। और इसी के कारण जब हम बिजली वगैरह कड़कती है, आपने देखा होगा जो लाइटनिंग है यानी आसमानी बिजली है, वो जब कड़कती है तो हमें एक सलाह दी जाती है, अभी आप कमरे के या खिड़कियां वगैरह घर के सारे बंद कर लीजिएगा, ठीक है, बिजली गिरने का डर नहीं रहेगा। आप कार में बैठे हैं तो कार के सारे विंडो वगैरह बढ़िया तरीके से शीशे विशे चढ़ा लीजिएगा, आपको खतरा नहीं होगा बिजली गिरने का। कारण, क्योंकि कारण ये है जब आपने बंद किया तो कार एक खोखले गोले की तरह काम करेगी, घर अपना एक खोखले गोले की तरह काम करेगा, और चार्ज क्या है, चारों ओर दीवारों पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। और कार के भी क्या हो जाएगा, सभी पूरी बॉडी पे चार्ज चला जाएगा, चार्ज अंदर क्या हो जाएगा, शून्य। यानी बिजली अगर गिरेगी तो आपके ऊपर आके नहीं गिरेगी, क्योंकि चार्ज वहां पर ही है और उधर से ही निकल जाएगी पृथ्वी की ओर। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि चार्ज अंदर शून्य है और सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए हमें कहा जाता है भी दरवाजे खिड़की बिजली चमकते समय हमें बंद कर लेने चाहिए। कंसेप्ट थोड़ा सा और लंबा है, जब हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में तो इसके अंदर पूरी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। बाहरी सतह के बराबर होता है, यानी इस सतह के यहाँ पे जितना विभव है उतना विभव अंदर भी है। खोखले गोले में चालक के भीतर, गोलीय चालक, खोखले गोलीय चालक के भीतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है जी, ठीक है, स्थिर होता है जी। विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश के अनुसार बदलता है, विद्युत क्षेत्र गोलक के केंद्र के दूरी के अनुसार बदलता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। स्टैटिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है, यानी स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करने का कौन सा सिस्टम है, ठीक है। रासायनिक क्रिया से हमें केवल डीसी मिलती है, याद रखना, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। प्रेरण विधि से हमें एसी मिलती है, और एसी कौन सी है, ये गतिज डायनेमिक्स इलेक्ट्रिसिटी है, गतिज है, और ये भी कौन सी है, गतिज हमें मिलती है, ठीक है। घर्षण से हमें, फ्रिक्शन से हमें क्या मिलती है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो केवल और केवल आवेश के रूप में होती है, के रूप में होते हैं, ठीक है। घर्षण और प्रेरण, घर्षण प्रेरण, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। घर्षण से हमें केवल और केवल, याद रखना, केवल हमें स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी ही मिलती है। कौन सी मिलती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही मिलती है, ठीक है। और ये घर्षण सबसे पहले किसने किया था, 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने किसको किससे रगड़ा था, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को छोड़ दो, आप चमड़ा याद करो, किला खाल चमड़ा ही था, चमड़े से एम्बर को रगड़ा, यानी कहरवा को रगड़ा था, ठीक है। तो दोनों में रगड़ा, तो चमड़ा, चमड़ा में कौन सा आवेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है, और इसमें कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, रेशम को जब कांच की छड़ से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ से रगड़ा जाता है, तो रेशम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और कांच पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। याद कैसे करें जी, च और ध मिलते जुलते हैं, च ध, च ध, च ऐसे लिखते हैं, ठीक है, च ऐसे लिखते हैं, और इसको ऐसे ध बना दो, तो आप ये लिखो धनात्मक, तो इसमें भी च आ रहा है, धनात्मक लिख लो, और इसमें भी च आ रहा है, धनात्मक, याद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ठीक है। कहरवा क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, रेशम और इलेक्ट्रॉन
ये क्वेश्चन आएंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होता है, भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है, एक में नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाता है, दो पदार्थों को रगड़ा जाता है, ऐसे ऐसे करके रगड़ते हुए आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके रगड़ के आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर धूलकण या कोई भी आकर्षित होते हैं, तो वो आकर्षित होने का कारण है चार्ज। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसको रगड़ेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, अगर वहाँ पर कोई चीज़ ऋणात्मक आवेश की है तो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो घर्षण से केवल क्या होता है, ये पैदा होती है। याद रखना, प्रेरण विधि से ही ऐसी पैदा की जा सकती है जो हम अल्टरनेटर का प्रयोग करके हम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रासायनिक विधि हो, थर्मोकपल विधि जो हमारी है, तापीय विधि, इनसे सिर्फ डीसी पैदा होती है। क्या होती है, डीसी पैदा होती है। एक और था, सोलर सेल में भी डीसी पैदा होती है। ये था, तो घर्षण से कौन सी विद्युत पैदा हो सकती है, क्वेश्चन पूछे तो आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे यार। ये देखो आ गया क्वेश्चन, कांच की छड़ जो है उसको जब सिलक से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है। पहली बात तो किसको रगड़ा है, कांच को, कांच की छड़ को किसे रगड़ा है, रेशम के कपड़े से। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, कांच पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, आपसे पूछे नेगेटिव रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, उसका कारण क्या है, तो आप कहोगे जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, कहता है आ जाओ इलेक्ट्रॉन, आओ आओ। ठीक है, ये कहता है चल भाग यहाँ से, ठीक है चल, ठीक है लांडा ला ले। तो ये कांच की छड़ में ये होता है और रेशम की छड़ में ये होता है। ठीक है, और विद्युत कौन से पैदा होती है, स्टैटिक्स विद्युत पैदा होती है। ठीक है, कौन सी होती है, आपसे पूछ ले तो आप ये भी बता देना। यहाँ से अब हमेशा 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो 4 मैंने कंसेप्ट यहाँ पर बताए थे आपको। ठीक है, यहाँ से कम 10 क्वेश्चन आपके इधर उधर से करके पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मजे लो जिंदगी के भैया, कुछ नहीं रखा। ठीक है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या I 1 एम्पियर, T 1 सेकंड। पूछा क्या है, Q, तो आप कहोगे जी आई टी होता है, आई मतलब टी, आई क्या है 1, टी कितना है 1, तो Q बराबर कितना हो गया 1 गुणा में 1, यानी 1 है, सीधा ही लिख देता हूँ यार, 1 गुलाम। एक तो हमारे पास आ गया ये 1 गुलाम, तो हमारे पास होता है Q बराबर एन ई, और एन बराबर होता है Q बटा ई, निकालना सीख लो। ठीक है, उत्तर तो मैं बता दूंगा अभी, 6.25 गुणा में 10 की 18। ठीक है, अब हमारे पास आया एन, क्यू कितना है 1, सीधा पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन 1 गुलाम में कितना चार्ज होता है, तब भी यही आंसर था 1 पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन कितना होता है 10 की -19, तो बराबर आएगा, एक उधर ले जाता हूं मैं 10 बटे में, 1 जीरो ऊपर ले गया 10 बटे में कितना बच गया 16, 1 जीरो इसकी भी खा जाता हूं मैं, तो ऊपर हो गया 100 हमारे पास। अब लगा लो 16 ठीक है 96, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका वैल्यू तो होती है 6.25, ये आंसर आ जाएगा। और ये 10 की -18 ये ऊपर ले जाओ, प्लस का 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने। एक गुलाम का आवेश जब प्रवाहित किया जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इतने। 1 एम्पियर में 1 सेकेंड, 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इतने। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों का आंसर आप आराम से दे सकते हो। ठीक है,
1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा को कहा जाता है। 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा, 1 सेकंड में 1 एम्पियर, 1 सेकंड है जी और 1 एम्पियर है जी। क्यू बराबर यही होता है, यानी 1 गुणा 1, 1 है कूलाम। क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर सेकंड को क्या कहा जाता है? कूलाम कहा जाता है। कहाँ है कूलाम? ये रहा कूलाम। ठीक है। वोल्ट बराबर क्या होता है आपको पता है? ठीक है। आवेश को किया गया कार्य अनंत बिंदु से, क्वेश्चन आएगा आगे तब पढ़ेंगे। अनंत बिंदु से जब किसी भी टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। ठीक है, वोल्ट की एक डेफिनेशन है। तो कार्य बटे कूलाम, कार्य है। और क्या लेके आएंगे? आवेश द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। और इसको हम क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोलते हैं। अब कई बार ये भी आ जाता है, देखो अब कूलाम उधर ले जाऊं मैं, जूल प्रति वोल्ट किसकी इकाई है? तो कूलाम उधर जाएगा तो ये भी किसकी इकाई है? आवेश की इकाई हो जाते हैं। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई है? तो आप कहोगे जी विभव की इकाई है। ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे होती रही, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कूलम से मतलब। लंबी चलेगी क्लास, बाकी आप ही बताओगे अगर आपको क्या करना है। कूलाम बल व गुरुत्वाकर्षण बल समान है। कहाँ समान? एफ बराबर m1 m2 बटे में आर स्क्र, एफ बराबर के Q1 Q2 आर स्क्र। अब बताइए कहाँ समान है ये? ठीक है, मास है यहाँ कूलाम है, चीज कहाँ पर समान हो रही है? तो एफ विलोमानुपाती है दूरी के वर्ग के, विलोमानुपाती है दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती है। और यहाँ पे भी एफ देखो क्या है? दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। क्लियर है? तो आप कह सकते हो व्युत्क्रम वर्ग जो है एकदम बिल्कुल बदलना ही नहीं पड़ता, नियम में सम। 4 दिना तो मंडी दे विच जोना ढेरी किता मैं है। एक चाहे सरकार ने चंडीगढ़ वाली है। ये भी क्या होता है? इसकी इकाई भी न्यूटन होती है। और एफ जो है यहाँ पर आकर्षण बल भी हो सकता है, याद रखना, और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। कई यार मुश्किल में पड़ जाओ आप, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण, वो डिपेंड करता है चार्ज कौन से हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षण होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आर्धी गर्मी डेक दे तले मंजा डाके बेटा थी आने वाले देसी। विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए। विद्युत आवेशित एक तार को, आवेशित दो वस्तुओं को एक साथ जोड़ा जाए, जोड़ दो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक तार से जोड़ा जाए। इसमें भी मान लो 10 गुलाम है और इसमें भी 10 गुलाम है,
ये दोनों अलग अलग थी, इसको एक तार से जोड़ दिया, ये क्या है, तार से जोड़ दिया। बहुत बढ़िया बात करी। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी, नहीं होगी, होगी, कब होगी, मान लो इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में अंतर हो, मान लो इसका 10 वोल्ट हो और इसका 0 वोल्ट हो, तो क्या हो गया, तब धारा प्रभावित होना शुरू हो जाएगी। और धारा की दिशा कौन सी होगी, धारा की दिशा यही होगी, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाती है। ठीक है, यानी प्रभावित तब होती है जब विभव में अंतर हो, यानी विभवांतर हो, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, तब धारा का प्रवाह होना शुरू होगा। अगर पोटेंशियल दोनों में समान समान है, मान लो इसका 10 वोल्ट है और इसका भी 10 वोल्ट मान लो, ठीक है, तो आप बताइए क्या, नहीं होगा, यानी धारा प्रभावित, धारा कोई भी दिशा में नहीं होगी। ठीक है, यानी पोटेंशियल समान है तो धारा प्रभावित नहीं होगी। अगर पोटेंशियल अलग अलग है दोनों का तो धारा का प्रवाह होगा, और होगा किसकी ओर, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। आवेश दोनों के समान हो चाहे भिन्न भिन्न हो, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो होनी चाहिए विभवांतर। आवेश कुछ भी हो, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धारा का प्रवाह तभी होगा जब विभव क्या हो, असमान हो दोनों का। ठीक है, तो प्रवाह नहीं होगा, तो नहीं पूछे तो धारिता, दोनों की धारिता समान हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रभावित होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। दोनों का तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आवेश की मात्रा समान हो असमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, धारा प्रभावित हो सकती है फिर भी। लेकिन अगर विभव समान है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है ना, धारा का प्रवाह कब होता है, धारा प्रवाह होता है जब विभव में अंतर हो, यानी विभवांतर हो। विभव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उल्टा पूछ लिया जाए तो बता दोगे। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें दिशा भी हो, एम्पलीट्यूड यानी परिमाण, परिमाण है परिणाम नहीं है, इसका मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 संख्या से मतलब। ठीक है, तो दिशा भी हो और परिणाम भी हो। ठीक है, वैसे तो अपन ट्रिक लगा लेते हैं। ठीक है, जिसमें वह आता है जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता, ठीक है, जैसे बल, दाब, ठीक है, फोर्स, प्रेशर, आवेग, इम्पल्स, नहीं आवेग नहीं, सवेग, मोमेंटम, ठीक है, वेग, वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बल, दाब, सवेग, एक्सीलरेशन जो होता है त्वरण आपका, ये चीजें हैं। ये क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वो होती है जिसमें नया दिशा नहीं होती, केवल क्या मालता है, परिमाण मिलता है। ठीक है, आपसे पूछे तो विभव क्या है, ये आपसे जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ। पोटेंशियल क्या है और आपका आवेश क्या है, ठीक है, धारा यानी करंट क्या है, विभवांतर क्या है, और क्या बच गया यार, ऊर्जा क्या है। ठीक है,
उष्मा ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिघात क्या है। ठीक है, ये सारी की सारी यार। ठीक है ना। ये कौन सी है, स्केलर है। ये कौन सी है, स्केलर है। ये कौन सी है, स्केलर है। ये कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी विद्युत क्षेत्र। इतनी याद कर लेना, आगे बाकी याद है और करवा देंगे आपको, आगे याद करवा देंगे। अरे कौन सी सदिश राशि है, सदिश, दिशा के साथ, सदिश, सदिश। मेन चीज क्या होता है, कंसेप्ट दिशा नहीं होता इसका, कंसेप्ट ये होता है भी जो वेक्टर अलजेब्रा से जो राशि की गिनती करनी पड़े हमें, जिसकी कैलकुलेशन करनी पड़े, जिसकी गणना करनी पड़े, उसे हम वेक्टर राशि कहते हैं। अगर सीधे अलजेब्रा से कोई भी चीज़ गिनती होगी, मान लो 2 + 2 4 हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो स्केलर होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की आवश्यकता पड़े, जिसकी गणना करने के लिए, जिसका परिणाम निकालने के लिए हमें, तो वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो स्केलर वो होती है जिसके अंदर नॉर्मल अलजेब्रा या नॉर्मल गणना से हम जिसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी ये चीज़ें हैं और ये है। ठीक है, बाकी याद करते रहेंगे, धीरे धीरे होती जाएगी। जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह, धारा का प्रवाह। ठीक है, आवेश समान हो, धारिता एक समान हो, विभव एक समान हो। ठीक है ना, विभव क्या हो, एक समान हो, तब नहीं होता। क्लियर है, वही बात थी पिछली वाली। परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनता है, विद्युत धारा बनती है। क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को धारा ही कहा जाता है। ठीक है, आवेश तो इलेक्ट्रॉन पर ही होता है, प्रवाह की लोड ही नहीं है। ठीक है ना, विद्युत वाहक बल तो नहीं बनता, ईएमएफ तो नहीं बनता। ठीक है, तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब धीरे धीरे अपने आप क्वेश्चन होने स्टार्ट हो गए ना, मत्था ही नहीं मार। विद्युत उदासीन परमाणुओं में से कौन सा सत्य है। ठीक है, विद्युत परमाणुओं के बारे में उदासीन कह रहा है ये। ठीक है ना, न्यूट्रल एटम जो है उसके लिए कौन सी बात है सत्य है। एक ही बात सत्य होती है, प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अगर कम और ज्यादा है ना, दोनों की संख्या बराबर नहीं है, मान लो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम बोलेंगे उदासीन परमाणु। ठीक है, अगर या तो प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दोनों में से कोई भी ज्यादा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज यानी आवेशित परमाणु। ठीक है, तो यहां देख लो, फोटोन का तो लफड़ा ही नहीं है, न्यूट्रॉन का ही नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही लिखा है ना। ठीक है, क्लियर है, बता चुके हैं भाई, बता चुके हैं। हल्का कण कौन सा है, 1.672 गुणा में 10⁻27, 1.675 गुणा में 10⁻27, 9.1 गुणा में 10⁻31 किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। ये तो है आपका न्यूट। ठीक है, ये तो है आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन का, ऊपर इसलिए लिखा है सीक्वेंस में लग जाए। ये क्या है, प्रोटॉन का, और ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें से सबसे भारी कण देखो, इन दोनों में से समान सा ये, यहाँ पर 5 है और बराबर वाली यही है, तो सबसे भारी तो ये है। ठीक है, और सबसे हल्का कण कौन सा है, ये है। और इससे ये कितना गुना भारी है, 1840 गुना भारी है, कहीं 45 लिखा मिलेगा। ठीक है ना, कितना गुना भारी है, इतना। क्लियर। और ये इससे कितना हल्का है, तब आपसे पूछे तो 1840 गुना हल्का है। ठीक है, ये बात हो गई, ये सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीच में इलेक्ट्रॉन इधर, तो सबसे हल्का कण कौन सा है, ये। और सबसे भारी कण कौन सा है,
भारी, हल्का, बीच का। ठीक है, तो हल्का कण इलेक्ट्रॉन ही है भाई। ठीक है, किन के बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है, यानी लाइटनिंग जो है वो किसके कारण हो रही है भाई। ठीक है ना, तो आवेश के प्रवाह के कारण भाई, जो लाइट जब इस बोल रही है, एक तो ये बादल है आपका और ये के बादल है। ठीक है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव है। जब ये दोनों एक पास पास आएंगे ना, तो यहाँ से बिजली कड़केगी झम। ठीक है ना, तो बिजली कड़कती है भाई। क्लियर है, यानी जब दोनों बादलों में अलग अलग बादल होते हैं, अलग अलग चार्ज के बादल, मतलब दो असमान चार्ज के बादल टकराते हैं, तो उनके बीच में बिजली उत्पन्न होती है और वो धरती पर आती है। लाखों वोल्ट उसके अंदर होती है, और कहीं पे भी गिर जाए वो पेड़ को जला सकती है, उपकरणों को जला सकती है। और उससे बचने के लिए हमें लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इससे बचाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं छत के ऊपर। और ये लाइटनिंग अरेस्टर किसका बना होता है, मुख्य रूप से तो तांबे का बना होता है, जो नॉर्मली हम घर में लगाते हैं। बाकी अलग अलग प्रकार के होते हैं, थायराइड प्रकार का अलग अलग प्रकार के हैं, गोला टाइप, हॉर्न टाइप, अलग अलग प्रकार के। दो विपरीत आवेशित, एक उदासीन दो समरूप, तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। दो विपरीत आवेशित, विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। तो ये आवेश क्या है, विपरीत ही तो है। समान आवेश के बादल हैं तो बिजली नहीं कड़कती है। यदि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो परमाणु की बात कर रहा है तो प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जनाब। ठीक है ना, तो 39 है, प्रोटॉन 39 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 39 होंगे। कहाँ है 39, ठीक है 39 ही होंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते, बताया तो था यार आपको। दो धनात्मक आवेश को परस्पर निकट रखे जाने पर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये क्या है, समान आवेश, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और ये क्या है, असमान आवेश। ठीक है, समान आवेश में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और इनके बीच में जो बल काम करेगा वो प्रतिकर्षण बल काम करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को कहेंगे आओ आओ। ठीक है ना, अगर असमान आवेश है तो आकर्षण होगा, और इसके बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है वो काम करेगा, बल काम करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसने कहा दो धनात्मक है तो एक पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, एक दूसरे को, क्योंकि समान आवेश है, एक पॉजिटिव है और एक आवेश क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या कहेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, समान है तो, और छोटा बड़ा है तो फिर बड़े की ओर भागने की कोशिश करेगा। तो ये होता, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा।
और इनमें क्या होगा, दोनों में भी प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है, आंसर मिल गया। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। किसी भी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या, मैक्सिमम कितने नंबर होंगे। ठीक है, हमें पता है एक हमारा जो होता है जी एटम जी, एटम जी होता है एक तो। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक जी होता है, यहाँ के होता है जी, यहाँ के एल होता है जी, एम होता है जी, एन होता है जी, ओ होता है जी। ये कौन सा ऑर्बिट है, पहला है जी। ये कौन सा ऑर्बिट है, दूसरा। सेल या ऑर्बिट एक ही बात है। ये 3 है, ये कौन सा है जी, चौथा है। ये कौन सा है, पांचवा है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो के से शुरुआत करते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम संख्या होती है ना, सेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर जो होते हैं ना, मैक्सिमम नंबर होते हैं, वो किससे निकाले जाते हैं, 2n स्क्वायर से निकाले जाते हैं। ठीक है, किससे निकाले, 2n। यहाँ पे n स्टैंड फॉर क्या करता है, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट की संख्या कौन सी है। जैसे n का मतलब 1 2 3 4 5 ये हो सकते हैं। तो हमें पता है, ठीक है, k कौन सा है, 1 नंबर का है जी। l कौन सा है, 2 नंबर का है जी। m कौन सा है, 3 नंबर का है जी। n कौन सा है, 4 नंबर का है जी। o कौन सा है, 5 नंबर का है जी। तो यानी इसके मैं n की बात करूं तो मैं कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। इसमें n की बात करूं तो 2, n के बराबर कितना होगा, 2। n के बराबर कितना होगा, 3। n के बराबर कितना होगा, 4। और इसमें n की जब मैं बात करता हूं तो इसमें कितना होगा, n 5 होगा। यानी n का निकालना है जो। हमें पता है फार्मूला क्या है जी, 2n स्क्वायर। तो 2 तो है, n का नंबर क्या है यहाँ पे, 1 है। पहला ही है ना, क्योंकि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। ठीक है, तो 2। तो आपको होगी जी संख्या आ गई 2। अब यहां पर बात करें तो 2n स्क्वायर है, तो 2n, ये तो 2 है। n कितना है, 2। 2 का क्या है, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 है जी। इस तरीके से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो 2 गुणा में 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18। यहाँ पे जाएंगे 4 का स्क्वायर, तो कितना, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणा में 2 है हमारा, तो यहाँ पर आ गया 50। ठीक है, तो के में कितने होंगे, के में पूछे तो 2 होंगे। ठीक है, एल में पूछे 8 होंगे, 18 होंगे, 32 होंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 2 8 18 32 50। क्लियर है। तो इसमें कितने हैं, के में 2 है, इसमें कितने 8 हैं, इसमें कितने 18 हैं, मैक्सिमम 32 है, इसमें कितने हो सकते हैं 50। तो इस तरीके से हमें रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट पे जाइए। क्लियर है। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम रह सकते हैं। इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 8 से कम रह सकते हैं। इसमें 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 18 से कम रह सकते हैं। इसमें 32 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 32 से कम रह सकते हैं। 50 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 50 से कम रह सकते हैं। ठीक है, और किसी बाह्यतम कक्ष में अगर ये क्वेश्चन लगे, आउटर मोस्ट बाह्यतम कक्ष में, कोई भी कक्ष सोचिए बाह्यतम कक्ष हो, उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, और बाह्यतम कक्ष जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है ना। अगर बाह्यतम कक्ष m है और इसमें आ तो उठा सकते हैं, लेकिन अगर ये बाह्यतम, बाह्यतम का मतलब यहाँ पर बाह्यतम मान लो O है, O है, तो अगर O के अंदर इलेक्ट्रॉन आने हैं ना, तो 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर ये बाहर है बाह्यतम कक्ष है तो मैक्सिमम पूछे तब हमारा आंसर ये रहेगा। अगर बाह्यतम पूछे, ठीक है, बाह्यतम पूछ ले, इसके आगे ही पूछेगा, बाह्यतम पूछेगा तो भी M अगर बाह्यतम कक्ष है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो कहते हैं N बाह्यतम कक्ष है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 8। अगर वो सीधा पूछे तो N में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है,
तब आपका आंसर 32 आएगा। दोनों में अंतर है। के में कितने हैं? 2। क्लियर है? ये देखो, प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है? यानी मैक्सिमम संख्या, हमें किसी भी कक्ष में मैक्सिमम संख्या निकालनी है तो हमें एक ही फार्मूला याद आता है, 2n²। यानी यहाँ पर क्या है? कक्ष संख्या है। अभी अभी निकाल के दिखाया था। ठीक है, ये देखो, कंसेप्ट के साथ कोई चीज की हो ना, तो हमें परेशानी नहीं होती। निम्न में से अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें है? ये पूछ रहा है। तो जिसमें है, इसके अंदर क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। कंसेप्ट पे आते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा हमें। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ऋणायन, और ऋणायन को हम एन आयन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, धन आयन होता है और इसे कैटायन कहते हैं। अब हमें नहीं पता आंसर क्या है। अब आंसर अपने आप अणु कह सकते हैं क्या? ठीक है, परमाणु कह सकते हैं क्या? ठीक है, ऋणात्मक चार्ज बॉडी। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक चार्ज बॉडी। यानी क्या हो गया? ऋणात्मक चार्ज बॉडी। ठीक है ना? अगर ये कहते प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तब हम क्या कहेंगे? धनात्मक। उत्पन्न स्थैतिक आवेश रहता है, कहाँ रहता है बताइए? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा ताकि हमें पता चले यहाँ तक कौन पहुंचा है। और लास्ट तक जिसने वीडियो देखी है ना, ठीक है, वो जरूर आंसर करें। बताएं भी हमने देखी है, किसकी हिम्मत है, किसमें है दम। देखते हैं। देखो, क्वेश्चन आंसर पेपर के टाइम पढ़ना होता है, जो एकदम पेपर नज़दीक आ जाए। पहले अपने इस तरीके से ही पढ़िएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, ना लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। पेपर में जो आता है वो पढ़ाया जाता है, उस चीज़ को करिए और रिवीजन करिए साथ साथ में। निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे कमजोर बल? सबसे कमजोर बल होता है ना, एक तो देख लो, मजबूत है। ठीक, बात आती है मजबूत है।
ठीक है। तो सबसे मजबूत तो होता है ये भाई, और घटते क्रम में आइए सबसे कमजोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर होता है। इस तरीके से चारों लिखा दिया आपको, प्रकृति में पाए जाने वाले बल जो होते हैं, फोर्स इन नेचर। ठीक है, मजबूत नाभिक विद्युत बल, उसके बाद कमजोर नाभिकीय बल आता है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल आता है 10⁻16 होता है शायद, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में इतना कमजोर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है और सबसे मजबूत होता है मजबूत नाभिकीय बल। ठीक है ना, हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है आपका, ठीक है, तो स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो स्थिर विद्युत बल। ठीक है, अच्छा दिए भी हुए हैं क्या, मजबूत नाभिकीय कमजोर नाभिकीय। ठीक है, तो सबसे मजबूत तो होता है ये, और सबसे कमजोर ये होता है, बीच में ये आ गई। ठीक है ना, ये नंबर लगा लो मजबूत के हिसाब से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, ये कमजोर है सबसे। क्लास अगर चाहिए, डेली क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, स्टार्ट रहेगी। ठीक है, गॉस का नियम किस पे लागू होता है, केवल पॉइंट चार्ज पे, अनंत लाइन चार्ज पे, चार्ज के अनंत सीट के लिए, समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए, सभी के लिए। ठीक था, आपसे पूछे गॉस का नियम सबके लिए लागू होता है, इधर दिया हुआ है, बन जाने दो। ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ये बताता क्या है, ठीक है, भी चार्ज जो है आवेश के वितरण के कारण, ठीक है, उत्पन्न हुआ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में बताता है। ठीक है, यानी आवेश के वितरण के बारे में बताता है ये गॉस का नियम। और ये किसकी व्याख्या करता है, कूलाम के नियम की व्याख्या करता है। कूलाम है नियम है, उसको अच्छे से समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ जाती है, व्याख्या करता है। ठीक है, तो गॉस का नियम अनंत सीट के लिए लागू होता है जी, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, देख लो, केवल पॉइंट चार्ज के लिए, अनंत लाइन के लिए, चार्ज की अनंत सीट के लिए, और समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए। यानी आपसे पूछे किसके लिए लागू नहीं होता, तो ये लंबी दूरी के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, आवेश की वह छोटी से छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व है, सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर। कहाँ पर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर। और कितना होता है, -1.6 गुणा में 10⁻19 कूलाम होता है। सबसे छोटा आवेश ये है, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर। खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन पर, इसकी की थी आपके मिल्कन नामक वैज्ञानिक था, क्या था, मिल्कन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने की थी। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इसने, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसकी खोज की थी। तो सबसे छोटा स्वतंत्र चार्ज कहाँ पर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे, इससे छोटा चार्ज नहीं होता। ठीक है, मिल्कन ने की थी और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से की थी। ठीक है, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नॉर्मल सी बात है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास ले जाया जाए तो एक तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, और प्रतिकर्षण जब होगा तो इसके बीच में एक स्थैतिक विद्युत जो है वो उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, याद रखना। ठीक है ना, जो स्टैटिक
एनर्जी है उसके अंदर क्या वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, पास ले जाया जाए तो स्थैतिक ऊर्जा, सीधा सीधा याद करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जुड़ सकते हैं हमारे शक्ति बेस से, आ गई फोटो तो बता देते हैं। ठीक है, इससे जुड़िए। कौन सी ऐप है? टेक कैप्सूल ऐप है। ठीक है, जीरो से लेकर आपको हीरो तक बनाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक। पूरा कोर्स कंप्लीट है, हाल फिलहाल रिकॉर्डेड हो चुका है, यानी आप देख सकते हैं 180 घंटे के लगभग इसके अंदर आपकी थ्योरी रहेगी। कंप्लीट आपके पूरे के पूरे टॉपिक इसके अंदर आपको करवाए जाएंगे। और ये हमारे चमकते चेहरे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। अब थोड़े ऐसी ये गर्दिश में है, लेकिन ये दोबारा चमकेंगे और इनको कोई रोक नहीं सकता। ये तो ऐसे ही आ गई होगी, फोटो चिपक गई होगी। ठीक है, ये चमकते हमारे सितारे हैं जो अभी गर्दिश में है थोड़ा सा, लेकिन फिर दोबारा चमकेंगे, धाड़ेंगे। ठीक है ना, शेर चाहे बूढ़ा हो जाए, ठीक है ना, घास कभी नहीं खाएगा, पता ही है, जानते हुए बात। ठीक है, तो कर सकते हैं आप। अगर लेक्चर अच्छा लगे और प्यारा लगे, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना लास्ट तक किसने देखा है, और कमेंट जो करके दिखाएगा और बताएगा, इस कमेंट के आधार पर आपकी अगली क्लास है रहने वाली है। कमेंट को परख के देख के भी किस तरीके से होगा। ठीक है, तो लाइक कमेंट में कमी नहीं रहनी चाहिए, और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, और ऐप का लिंक भी आपको दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी है, बहुत से क्वेश्चन करवा रखे हैं, मैराथन वहाँ पड़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ी है, नोट्स पड़े हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे, तो कुछ भी ले सकते हो वहाँ पे। कोई ज़रूरी थोड़ी है आप भी परचेज करने के वैसे ही जाओ, कोई दिक्कत है। और नॉर्मल सा पे होता है यार, इतना आप कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, उतना पे करके आप एक नौकरी पाने की मतलब इच्छा कर सकते हो, और मिलेगी। जिसने शिद्दत से कोर्स पूरा कर लिया, शिद्दत से क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो बचेगा ही कुछ नहीं यार। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, और बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन को जीते रहिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।